जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। देखिए दोस्तों, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू करने किए हैं और इसमें आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो जो कि आपके ऑनलाइन पेपर में बहुत टफ आए थे। मतलब कि आप जाकर देखोगे ना तो 2011 से लेकर के 2021 तक के जो पेपर हुए थे उनमें थोड़ा सा लेवल कम है, लेकिन ऑनलाइन जो पेपर हुए थे उनमें लेवल टफ है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप फर्दर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हेल्प करेंगे, आपकी थिंकिंग के लेवल को बढ़ाएंगे कि क्वेश्चन को कैसा नेचर बदल दिया गया और बहुत जो महारत हासिल वाले बच्चे थे वो भी पीछे हो गए। और अगर अपने KVSD SSSB वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो टफ लेवल के बन रहे हैं, इसमें जो घुमा घुमा कर नेचर बदल के दे रहा है, तो ये आपको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे। मीन्स क्या हुआ कि आपका ये लेवल, मतलब देखिए हमने बताया था ना कि साइकोलॉजी का जो एक क्वेश्चन बैंक होता है, वहीं से कोई भी लिमिटेशन का जो भी सब्जेक्ट होगा ना, उसमें नए क्वेश्चन से ज़्यादा पुराने क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, नेचर को रिपीट किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमने इसमें ट्रिक के माध्यम से भी बताएंगे, कितना मज़ेदार बताएंगे। जैसे हम हमेशा बताते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी आप इसको कर ले जाओगे। कैसे करोगे, क्या करोगे, आइए चलिए शुरू करते हैं। और आपको पहले क्वेश्चन के साथ ही हम आपको बता दें, हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिया था। अब हम आज 16 से लेकर 30 तक कराएंगे, जिसमें से हम लाए पहले उठाए हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्यों? क्योंकि हम, आप जानते हो हम कैसे पढ़ाते हैं। पहले हम आप लोगों को वो टफ क्वेश्चन दिखाते हैं और फिर उसके रिलेटेड हम क्या बताते हैं, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए आप, इतना अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है ना कि पढ़ेंगे तो कहेंगे सर जी ऐसा भी होता है का। ठीक, इस क्वेश्चन में इसलिए हमने 22 वाला लाया, फिर हम 16 से शुरू कर देंगे। ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा और आपको ट्रिक मिलेगा। हमने आपको ट्रिक बताया था ना कि कभी भी कथन और कारण से क्वेश्चन आ गया, देखिए कभी भी कथन और कारण से क्वेश्चन आ गया, अगर आप उसको कर लिए तब तो अच्छी बात है। अदरवाइज अगर उसको आपको नहीं आ रहा है ना बाबू, तो इतना अच्छा ट्रिक है। हमने कहा ना कि कुछ नहीं आएगा ना, तब उठाइएगा क्वेश्चन, आंख मुनिएगा, समय नहीं है आपके पास। पहला ऑप्शन दिखेगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर सही कर व्याख्या करता है एक ही। मतलब आपको नहीं भी आ रहा है ना, फिर भी वो आंसर सही हो जाएगा। कैसे होगा वही तो देखना है। आइए देखिए कैसे। हमने कहा, हम देखिए अभी इस 30 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको दिख गए कथन कारण के। हमने 15 क्वेश्चन में करा दिए पिछला, और 2 क्वेश्चन इस 15 में है। मतलब 30 क्वेश्चन में से 4 कथन कारण, और चारों का ऑप्शन ए ही सही है। कैसे देखा ना अपने ट्रिक। अगर आपको चारों क्वेश्चन नहीं भी आ रहे होंगे ना, फिर भी आप 4 सही, आपका 4 नंबर मिल गया साइकोलॉजी में। देखिए कथन कहा है, 22 नंबर है। कथन कहा है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। मतलब अधिगम जो होता है, लर्निंग होती है, उसमें विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। कि विद्यालय का अधिगम के लिए विद्यालय का सामाजिक अवसरों में, समाज में जो भी अवसर होते हैं ना, वहाँ पे क्या है, भागीदारी महत्वपूर्ण है। समझिएगा इस बात को। मतलब आप समझ गए होंगे कि अधिगम करा रहे हैं बच्चों का हम, तो विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी, मतलब समाज के हिसाब से जो भी अवसर मिलेंगे विद्यालय का, वहाँ पे भागीदारी सुनिश्चित करेगा बच्चों के लिए, जिससे उसका अधिगम होगा। तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। अब क्यों होगा, कारण पढ़िए। क्योंकि अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। देखिए यहीं पे तो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और यहाँ पर लॉजिक देखिए। सही बात है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, तभी ना अधिगम का विद्यालय जो होगा सामाजिक अवसर कराएगा अधिगम का। तो इससे आपका दोनों फायदा हो जाएगा। तो मतलब कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। और हमने ट्रिक के कारण भी सही है और एक्सप्लेनेशन के कारण भी सही है। और यहाँ पे हम एक जो कॉन्सेप्ट अलग बताने वाले हैं, जो शायद ही कोई बता पाए। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ ध्यान। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। देखिए अगर कभी आपको टफ क्वेश्चन आया, वो पूछेगा, देखिए 1 लाइनर पूछ दे कि अधिगम एक प्रक्रिया है, आपको पहला ऑप्शन दे दे व्यक्तिगत, दूसरा ऑप्शन दे दे सामाजिक, तीसरा कुछ और दे, चौथा कुछ और दे। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से करके दे दिया व्यक्तिगत, सामाजिक और तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, तो आपको हमेशा व्यक्तिगत को सही मारना है। यही कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे थे, ये डीप साइकोलॉजी हम आपको बता रहे हैं। और ये क्वेश्चन आते हैं, आपको लेवल बढ़ाएगा, बता देगा, तुरंत क्वेश्चन पूछ देगा कि अधिगम को पहले हम व्यक्तिगत मानते हैं। कैसे? हमने आपको वृद्धि और विकास में पढ़ाया था, सॉरी नहीं, अधिगम और, हमने वृद्धि और विकास में, हाँ शायद हमने वहाँ पढ़ाया था आपको कि अधिगम जो होता है ना बाबू, अधिगम और परिपक्वता पढ़ाया था, सॉरी हाँ। अधिगम जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। अब जैसे कैसे समझ लीजिए, थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन समझ लीजिए, आपके लिए काम आएगा। अधिगम जो होता है ना, वो एक व्यक्तिगत रूप से होता है। मान लीजिए सब लोग नहीं सीखता है, इस तरह से देखा जाए कि जो पढ़ेगा वही सीखेगा। अर्जन की बात नहीं हो रही, अधिगम की बात हो रही है। अधिगम क्या होता है, जो पढ़ेगा वही सीखेगा। आप लोग बाइक चलाने का अधिगम कर रहे हैं, आप लोग किसी नेवी में जाने का अधिगम कर रहे हैं, आप लोग फौज में जाने का कर रहे हैं। मतलब जहाँ का अधिगम कर रहे हैं वहाँ का होता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से वो कर रहे हैं।
क्या हम मान लीजिए हमने टीचर की तैयारी किया, अगर हम कहें कि फौजी का आपको अधिगम हो गया तो क्या हो गया, नहीं हुआ ना। तो मीन्स कि अधिगम जो होता है ना व्यक्तिगत प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जुड़ कर आज अगर व्यक्तिगत नहीं दिया है तब वहाँ पे हम किसको मारेंगे, वहाँ पे हम आपको सामाजिक को मारेंगे। किसको मारेंगे, सामाजिक। कैसे, क्योंकि अधिगम समाज में होता है। ठीक, आपने समझ लिया मैंने कहा क्या कि एग्जामिनर के नेचर के अकॉर्डिंग पूछेगा। अगर कह दिया कि अधिगम एक व्यक्तिगत है तो वहाँ मारेंगे, अगर और व्यक्तिगत नहीं सामाजिक है तो सामाजिक मारेंगे, अगर दे दिया व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तो दोनों मारेंगे। अब आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। अब आप लोग समझ गए होंगे, अब आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से। और आपको कैसे करना है कि आपको क्वेश्चन को रोकना है, क्वेश्चन को रोक करके आपको अपना आंसर देना है और फिर हमारा आंसर सुनना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने आप को जांच पाओगे, और अगर आपसे गलती हो रही है तो आप उसको भी सुधार पाओगे, और एक आंसर सही है तो क्यों सही है और 3 आंसर गलत है तो क्यों गलत है वो भी आप जान पाओगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर इससे आपको कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो आपको वो सही हो जाएगा। चलिए बातें खत्म, अब पढ़ाई शुरू। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन को पास करिए और लास्ट में आपको हमें अपना स्कोर बताना है कि कितना आपका आया। ठीक, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है, क्वेश्चन है आपका कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। लचील, देखिए तो बहुत इजी, कोई एकदम आराम से कर लोगे आप। पहला ऑप्शन देखिए, अब टाइम नहीं लगेगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, अनम्य मानसिकता, अगम्य इमारत। अपने बताइए कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है। किसी भी लिंग, धर्म, जाति, अपवंचित, पिछड़ापन, सांस्कृतिक रूप से, दिव्यांग रूप से किसी भी तरह से बच्चा पिछड़ा है या प्रतिभाशाली है या सृजनात्मक है, हर तरह के बच्चे को एक जगह ला करके एक ही कक्ष में बैठा करके पढ़ाई कराना, अधिगम कराना समावेशी शिक्षा होता है। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, क्या वहाँ पे मानकीकृत पाठ्यक्रम करेंगे कि जो स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड की बात कैसे हो जाएगी, हर बच्चे के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम हम देखेंगे ना, तो मतलब हर बच्चे की क्षमता के अनुसार हम लोग पाठ्यक्रम बनाएंगे, तो मानक की बात हो रही नहीं है। अनम्य मानसिकता, मानसिकता को अनम्य बता रहे, नहीं ये गलत हो गया। इमारत की बात होती नहीं है। बचा क्या, लचीला। लचीला क्यों होगा बाबू, आप लोग भी जानते हो क्यों, क्योंकि जब लचीला होगा आपका शिक्षा शास्त्र, आपकी पेडागोजी लचीली होगी, तभी ना आप हर तरह के बच्चों के साथ आप समावेश कर पाओगे। अंडरस्टैंड, चाहे वो किसी भी आधार पर, लिंग, जाति, धर्म, किसी भी आधार पे हो, कर पाओगे ना, बहुत अच्छा। चाहे दिव्यांग हो, बस वेरी गुड, आपका आंसर आई होप सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, करिए कौन सी दिव्यांगता, ध्यान दीजिएगा, दिव्यांगता चुनौतियों का। देखिए चुनौती मतलब क्या हुआ, निगेटिव, मतलब कि सामाजिक संचार ऐसा कौन सी दिव्यांगता है जो सामाजिक संचार, मतलब कि आप इसका इंग्लिश पढ़ोगे बाबू तो देखिए क्या लिखा है, सोशल कम्युनिकेशन, मतलब सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती बढ़ेगी, मतलब कि दिक्कत होगा, प्रॉब्लम करेगी, तो यहाँ से आप निगेटिव खोजिए। देखिए अपने मन से बताइए कि बात हो रही है सामाजिक चुनौती की, तो गतिमान दिव्यांगता मतलब क्या, फिजिकल रूप से कोई दिव्यांगता आपको दिक्कत करेगी, नहीं करेगी। सामाजिक बात हो रही है तो ऐसा करिए जिससे बच्चा सामाजिक रूप से ना हो पाए। देखिए गुणज वैकल्प, अगर किसी बच्चे को गुणन करने में, लिखने में समस्या हो रही है, मतलब लिखने वाली डिसऑर्डर है, तो क्या उसको सामाजिक, तो लिखने से और सामाजिक से क्या अंतर है, नहीं। लिखने संबंधी दिक्कत होगी तो आप वो अधिगम करा के सही करा दोगे, इससे सामाजिक कम्युनिकेशन में कहाँ दिक्कत हो रही है, नहीं हो रही है। फिर आते हैं हम पठन वैकल्प में कि क्या अगर उसको पढ़ने संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, बोलने संबंधी कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या वो समाज, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। जो लोग गूंगे होते हैं उनका भी समाजीकरण होता है। मतलब देखिए अगर वो बच्चा दिव्यांग है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, वो चाहे तो कम्युनिकेशन बढ़िया से कर सकता है। ठीक, अगर उसके देखिए फिजिकली उसको दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, उसको फिजिकल लोकोमोटर फिजिकली दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, लिखने में दिक्कत है, तो उससे क्या दिक्कत हो जाएगा, उससे समाज उससे थोड़े ना प्रभावित हो जाएगा। उसका प्रभावित कब होगा समाज, जब वो बच्चा क्या हो, आत्मकेंद्रित हो। बच्चा क्या हो, आत्मकेंद्रित हो। आत्मकेंद्रित मतलब उसके अंदर वो, हमने क्या पढ़ाया था आपको कि बच्चा अहम केंद्रित हो, आत्म केंद्रित हो, मतलब कि वो इंटरनल हो, वो बाहर बोल ना पाता हो, मतलब थोड़ा सा रूड टाइप का हो, वो अपनी बातों को कहीं एक्सप्रेस ना करे, समाज में कहीं बोले नहीं, उस टाइप का बच्चा जो स्वलीन हो, खुद में लीन हो जाए बेचारा, उस तरह का बच्चा कभी भी सामाजिक संचार में उसके लिए चुनौतियाँ बन सकती हैं। अतः आपका ऑप्शन ये सही है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षा शास्त्रियों को शामिल करने में मदद करता है। सुविधाहीन और वंचित समूहों के, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा क्या होगा, सुविधाहीन होगा, मतलब उस, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है उसको सुविधाएं मिली नहीं है और वो वंचित समूह से आता है। वंचित मतलब कि
समान देखिए, अगर समान वो एज के अगर बालक हैं जिसको सारी सुविधाएं मिली हैं, ठीक, और एक बच्चा उसी उम्र का है, उसी क्लास का है, और वो वहाँ से आ रहा है जहाँ पर उसको सुविधाएं नहीं मिल पाई, उसकी वजह से उसको दिक्कत हो गई, अधिगम प्रभावित हो गया। आप भी जानते हो अच्छा पर्यावरण मिलना और एक खराब पर्यावरण मिलने से अधिगम प्रभावित हो जाता है कि नहीं। इसलिए हमने कहा ना कि व्यक्तिगत कारक है। क्यों कहा व्यक्तिगत कारक है? देख लिए ना कि जिसको अच्छा मिला वो अच्छा कर गया। देखिए अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि शामिल करने में मदद करता है, इस मतलब इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर वही बात, ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा, ये गधा फिर लाया है मानकीकृत। मानकीकृत पाठ्यक्रम कभी होगा जी नहीं, हटाइए ऐसा निगेटिव टैग वर्ड पहले हटाइए। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित, प्रमुख समूह की बात होगी, यहाँ पे बात हो रही है सुविधाहीन और वंचित समूह की, तो हम प्रमुख रूप से जो समूह होगा उन पर हम ध्यान देंगे, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम कराएंगे हम, अब भाई प्रासंगिक ने प्रसंग के अकॉर्डिंग कराएंगे ना, संदर्भ के अकॉर्डिंग कराएंगे ना, गैर प्रासंगिक क्यों कराएंगे, ये भी गलत। तो विविधता को महत्व, मतलब बच्चे जो सुविधाहीन हैं, ठीक, और बच्चे जो वंचित समूह के हैं वो विविध हैं। किससे विविध हैं? ये नॉर्मल लोगों से अलग हैं। तो जब नॉर्मल लोगों से अलग हैं तो विविध हो गए, जब विविध हो गए तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19, आप रोकिए और अपना आंसर दीजिए। आंसर मिलना चाहिए आपका, आपको लास्ट में अपना बताना है कितना स्कोर हुआ। 25 प्लस सबका चाहिए। अरे तो आज का क्वेश्चन इतना इजी है कि हम 25 प्लस क्यों कर रहे हैं? एक भी गलत नहीं होना चाहिए, मुश्किल से गलत हो तो 29 तो चाहिए ही हमको, मीन्स 15 में 14 तो हमको चाहिए। चलिए, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण के, ध्यान दीजिएगा, सामग्री है जैसे टीएलएम होता है ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? अगर आप अधिगम सामग्री को प्रस्तुत कई तरीके से, विविध तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक, कई तरीके मतलब विविध तरीके से, तो निम्नलिखित में से कैसे समावेशन में आपको मदद मिलेगी? ध्यान दीजिएगा, किस तरह के सीधा लैंग्वेज समझ लीजिए, हम बता रहे हैं। पेपर कैसा पूछा छोड़िए, हमसे समझिए कि अगर आप टीएलएम प्रस्तुत कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग अलग टाइप के, वो आप बच्चों को प्रस्तुत कर रहे हो, तो इनमें से कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको उसमें हेल्प मिलेगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। आप खुद बताइए कि आप मान लीजिए कोई बच्चा कैसा है, श्रवण बाधित है, सुनने में दिक्कत है, तो उसको हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। दृष्टिबाधित है, उसके लिए भी मान लीजिए कि जो बच्चा श्रवण बाधित है तो उसके लिए हम सुनने वाली चीज़ें नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? उसके लिए हम देखने वाली चीज़ें लाएंगे जो बढ़िया दिखे, ताकि उससे वो समझ ले, इशारे से बात करेंगे। दृष्टिबाधित, अब दृष्टिबाधित के लिए हम बढ़िया चीज़ देखने के लिए नहीं लाएंगे, उसको बढ़िया चीज़ सुनने के लिए लाएंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र का कि कहाँ उसको दिक्कत हो रहा है, उस पर बैठकर बात करके वहाँ पे अधिगम उसकी कठिनाइयाँ कम दूर करेंगे। गतिमान दिव्यांगता का मतलब कि बच्चा फिजिकली रूप से दिक्कत हो रहा है, कोई आपको शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम है अंग के रूप में, तो हम उसको दूर करेंगे। मतलब ये चारों आपका है, मतलब चारों तरह के बच्चों के लिए हमें विविध तरह की सामग्री को प्रस्तुत करना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तब आपका ये चारों जिसमें आ जाएगा वो सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे बाबू सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु, मतलब उनको दिव्यांगता है बच्चों को, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो दी गई दिव्यांगता है उनसे संबंधित छात्रों के समावेशन हो रहा है, यथोचित रणनीति संयोजन रणनीति का सही युग्म है। मतलब ध्यान से सुनिए, हमारे लैंग्वेज में सुनिए कि बच्चा जिस तरह से प्रॉब्लम से ग्रसित होगा, अब उसको हम किस तरह के सामग्री का प्रावधान करें कि बच्चा उसमें बेहतर फील करेगा। तो 4 ऑप्शन है उसके सामने, उसकी सामग्रियाँ, उसके हल दिए गए हैं, उन चारों को हमको मैच कराना है। जो बेस्ट ऑप्शन मैच होगा वो आपका सही होगा। चारों ऑप्शन सामने हैं, आप अपना आंसर दीजिए, फिर हम अपना आंसर दे रहे हैं, ठीक। अपने मन से बताइए, हम ऑप्शन नंबर 4 पे आ रहे हैं कि जिस बच्चे को देखने संबंधी प्रॉब्लम है, देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, देखने संबंधी प्रॉब्लम है, ठीक। अब उन बच्चों का देखने संबंधी प्रॉब्लम है, उनको हम चित्रों वाली पुस्तकें देंगे। अभी हमने ठीक आपको पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया कि जिनको दिखने में प्रॉब्लम है उसको हम चित्रों वाली पुस्तकें क्यों देंगे बाबू? ये तो गलत हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर 4 तो ऐसे ही गलत हो गया, हट भागो यहाँ से। अब आया श्रवण दोष। हमने कहा ना कि जिसको सुनने में दिक्कत होगी तो उसको हम श्रवण दोष क्यों, श्रवण वाली ऑडियो टेप क्यों देंगे? जिसको सुनने में दिक्कत होगी उसको ऑडियो टेप देंगे, नहीं, गलत हो गया। इसको हम दिखने वाली चीज़ देंगे, और भी चीज़ें देंगे, लेकिन सुनने में दिक्कत है तो सुनने वाली चीज़ क्यों देंगे? ये तो वही बात हुई ना कि जो बच्चा पैर से प्रॉब्लम का है तो उसको हम फुटबॉल देंगे खेलने के लिए। ये तो बेचारे के साथ गलत हो रहा है ना, हम ये ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ हर इंसान
चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बोलने में दिक्कत हो रही है, सुनने में दिक्कत हो रही है, आँख में दिक्कत हो रही है, कान में दिक्कत हो रही है, या फिर वो काला हो, गोरा हो, हाइट से कम हो, किसी भी तरह से ईश्वर द्वारा बनाया हर इंसान हम लोगों के लिए बराबर है। और अगर हम उसकी बाबू अगर हम उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिएगा ना कि हमने ऊपर वाले का सम्मान नहीं किया, क्योंकि हर कृति उसी के द्वारा बनाई गई है, हर क्रिएटिविटी उसने ही बनाई है। तो उसके बनाया हर विविध रूप से, हर डाइवर्स रूप को हमें सम्मान करना चाहिए और बराबर का दर्जा देना चाहिए। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। चलिए, और इससे आपका देश भी आगे जाएगा, समाज भी आगे जाएगा। मान लीजिए आप ही वैसा हो गए तो ऊपर वाला ना करे, लेकिन सोचिए हम लोग कितना खुश नसीब है कि हम लोग ठीक हैं, तो हमें उनको ऐसा फील नहीं होने देना है ना, वो भी हम लोगों जैसे हैं बाबू। देखिए, अब मान लीजिए श्रवण दोष हो गया, अब पठन विकल्प की बात आ गई। अब पढ़ने में जो बच्चे का दिक्कत होगा, पढ़ने में जो बच्चे का, उसको हम लंबे लंबे लिखित कार्य देंगे। आप अलग मतलब पठन संबंधी दिक्कत है, लंबे लंबे नहीं देंगे। श्रवण दोष में वो ऑडियो नहीं देंगे, दृश्य हानि नहीं देंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने एक बात बताई थी आपसे, क्या कि गुणज विकल्प, मतलब कि गुणज वाला वो होगा कि जिसको मैथमेटाइजेशन मतलब गुणा करने में दिक्कत हो रही है, बच्चा गुणन ठीक से नहीं कर पा रहा है, मतलब बढ़िया से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा, उसके माइंड ठीक से काम नहीं कर रहा, कैलकुलेटिव नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हम क्या सामग्री देंगे? कैलकुलेटर। सही बात, यही बात तो चाहिए था कि गुणन में जिस बच्चे को दिक्कत होगी ना, उसको हम लोग क्या देंगे? कैलकुलेटर देंगे, ताकि वो गुणा करने में उसको मानसिक संक्रिया का प्रॉब्लम हो रहा है, तो कैलकुलेटर से उसको आसानी से डील कर सकता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप खुद लगा दीजिए, लगाइए, फट से लगाइए, नहीं बताएंगे हम। चलिए बता देते हैं, सीधी सी बात है, क्या है इसमें, क्या लॉजिक है? रट कर याद कराएंगे नहीं। ठीक, प्रारंभिक कक्षा में रट कर बच्चों को याद नहीं, निष्क्रिय रूप से सुनना होगा नहीं, बिना समझे नकल करना तो होगा नहीं, तो क्या होगा? करके सीखना। बच्चा जहाँ एक्टिव होगा वो ऑप्शन सही होता है, आप भी जानते हो, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 करा दिए हैं, ट्रिक वाला बताए थे ना, पहला क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 23 मिनट, हाँ, उन्हें एक कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। गतिविधि को सार्थक बनाना है, पॉजिटिव वर्ड खोज लीजिए, आपका आंसर मिल गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करने का नहीं, असंबंधित क्यों? गलत। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश क्यों देंगे? गलत। उन्हें संदर्भहीन, देखिए ध्यान दीजिए, संदर्भहीन दिया, संदर्भहीन नहीं देंगे, संदर्भहीन संदर्भ के साथ। उन्हें उचित संदर्भ, हमने क्या कहा? उचित संदर्भ, संदर्भ के साथ उचित संदर्भ में स्थित करना, या उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? इनमें से कौन सी जो सकारात्मक योगदान नहीं देगी? ध्यान दीजिए, सकारात्मक योगदान नहीं मतलब क्या करना? निगेटिव खोजना, निगेटिव ही सही होगा यहाँ पे, क्योंकि नहीं दिया, ये आप लोग भूलिएगा मत, ये निगेटिव नहीं आपको याद रखना है। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार हम पाठ्यक्रम अनुकूलन करेंगे, ये बात ये तो सही है। ठीक, ये तो सही दिख रहा है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन तो सही होता है, तो मतलब कि ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा है। अब आते हैं छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, ये भी ऑप्शन सही है कि बच्चों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा हम करेंगे, तो ये भी नहीं होगा। पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, पाठ्यचर्या के नियोजन में नवाचार करेंगे, ये भी सही ऑप्शन है। नवाचार का मतलब होता है नई चीज़ों की, नए इन्वेंशन को पाठ्यचर्या में, सिलेबस में डालना। ठीक, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति, अब मन से बताइए बाबू, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीति का हम यूज करेंगे? खुद बताइए, नहीं करेंगे, तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है इसलिए सही है, ये निगेटिव है इसलिए सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही निगेटिव गया है, अतः आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अब आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, ये रहा बाबू आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ध्यान दीजिए, अभिकथन, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ देना चाहिए। मतलब शिक्षक, देखिए हमने क्या कहा था कि अगर आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, निगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सही मारिए। इस सेट में 4 क्वेश्चन आए हैं, अभी तक 30 क्वेश्चन में 4 आपका सही हो गया, ये ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे सही हुआ? एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ने से, सही बात है, बच्चों के दैनिक जीवन के लाइफ से जोड़ना अच्छा होता है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, ये भी सही है, जिस पर शिक्षिका का ध्यान होना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? तर्क देखिए, कथन में तर्क क्या है, कारण क्या है
कि बच्चे स्कूल में बहुत सारे महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं। सही बात है, घर से, अपने समाज से, अपने परिवार से बहुत कुछ सीख कर आ रहे हैं स्कूल में। अब एडमिशन हो रहा है तो इस पर शिक्षिका ध्यान देगी तभी ना वो अपने जो भी पढ़ा रही है उसको दैनिक जीवन से जोड़ेगी तो उसका अधिगम बढ़िया होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए सही है, ए और आर सो दोनों सही है, और ए सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए आपने ट्रिक से भी हो गया और एक्सप्लेनेशन भी हो गया। अब हमने अभी तक आपको शेयर करने को नहीं कहा। अगर आपको लगे कि मेरी ट्रिक, मेरी मेहनत और मैंने बहुत बढ़िया काम किया है तो आप लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़िए। अब आई होप आपकी केवीएस की क्लासेस बहुत जल्द शुरू होने वाली है, मज़ा आ जाएगा आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्व मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको करना ही है, ये क्वेश्चन आपको करना है। कौन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन, खुद के उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन, उनके सीखने का मूल्यांकन करना है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है कि वो अपने समझ की क्या कर पाए, अपने समझ की वो जांच कर पाए। उनके सीखने का स्व मूल्यांकन करेगा, मतलब उनके सीखने का जो उनका मूल्यांकन है स्वयं का, वो खुद का मूल्यांकन करेंगे और अपने समझ की जांचेंगे। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के लिए सोचना, मतलब अपना एवल्यूएशन करना है, फिर एवल्यूएशन मतलब खुद को जांचना, खुद को मापना, अपने अंडरस्टैंडिंग को जांचना। तो जब भी अपने अंडरस्टैंडिंग को दोबारा जांचने की बात आए, अपना स्वयं के मूल्यांकन करने की बात आए, तो वहाँ पे हम कभी भी कुछ नहीं देखते हैं, एक ही चीज़ उठाकर देखते हैं। क्या चीज़? अभिसंज्ञान। इंग्लिश में दिखेगा आपको मेटाकॉग्निशन। क्या दिखेगा बाबू इंग्लिश में? आपको इंग्लिश में दिखेगा मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन नंबर 3 मेटाकॉग्निशन दिख गया ना। इसका मतलब ये आपके पेपर में हर बार आता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक। चलिए, तो आपका ऑप्शन सही है। बाकी 3 रट कर याद करना होती नहीं है, अनुकृति नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। अनुकृति मतलब ये कह रहा है कि इमिटेशन करना, नकल करना, नहीं नकल करना होता नहीं है। फॉरगेटिंग, विस्मृति, ये तीनों होंगे नहीं, अवधि संज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चों में भ्रांतियाँ होना। ये तो हर पेपर का फेवरेट है, बच्चों में भ्रांतियाँ होना। देखिए, बच्चों से गलतियाँ होना, त्रुटि दे दे कि त्रुटियाँ होना, ये कह दे कि बच्चों से बच्चे भ्रांति में है कि अगर पेड़ हम चल रहे हैं ट्रेन में तो साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं, और बच्चे हम चल रहे हैं तो ऊपर चंदा सूरज जो चल रहा है साथ में वो भी चल रहे हैं, मतलब वो लोग अपना इमेज बना लेते हैं दिमाग में, तो भ्रांति होती है। तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं, ये होनी चाहिए, ये सब में भ्रांतियाँ हो जाती है, हम लोगों में भी हो जाती है। हम लोग इतने ज्ञानी हैं फिर भी हम लोग रोड पर चलते हैं गर्मी के दिनों में, तो हम लोगों को क्या दिखता है कि जो सड़कें होती है पक्की ना, उसमें से हम लोग बैठ कर देखते हैं तो लगता है कि वहाँ पे पानी है, और पास जाते हैं तो पानी ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या, वो दिख करके लगता है ना, भाप जो निकलता है, तो हम लोग भी भ्रांतियाँ बना लेते हैं। तो जब हम लोग साइंस पढ़े तब ना जाने करी यार ये तो ये होता है, ये तो मृग मरीचिका इसको कहा जाता है, यहाँ पे ऐसा होता है, तब हम लोग जान पाए। इससे पहले हम लोग क्या जानते थे कि वहाँ पे पानी है। तो सबके साथ भ्रांतियाँ हो सकते हैं, ये सही चीज़ें होती हैं, तो ये नेचुरल होती है। भ्रांतियाँ होना क्या हो गया, नेचुरल। बाकी चीज़ें आपको जाननी ही नहीं, असामान्य होता नहीं और प्राकृतिक होता नहीं है, दुर्लभ की बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, एक विद्यार्थी जो अधिगम असहाय महसूस कर रहा है, एक विद्यार्थी है वो अधिगम असहायता महसूस करता है, वह, अब बताइए जो बच्चा अधिगम में अपने असहाय महसूस करेगा वो कैसा फील करेगा, अधिगम की उसका कैसा होगा? वो तो निगेटिव ही कोई चीज़ होगा। हमने कहा कि अगर विद्यार्थी अच्छा महसूस कर, अधिगम बढ़िया कर रहे हैं, तब तो पॉजिटिव उसके ऑप्शन होंगे। हमने कहा कि असहाय महसूस कर रहे तो निगेटिव होगा। अब बताइए यहाँ पे क्या वो सीखने में बेहद अनुभव उत्साह दिखा पाएगा? असहाय महसूस कर रहे भाई, उत्साह नहीं दिखा पाएगा। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर क्या ध्यान, महारत उन्मुख मास्टरी ओरिएंटेड काम कर पाएगा? अरे वो असहाय है, नहीं कर पाएगा। प्रदर्शन ठीक से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उन प्रदर्शन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। एक ही चीज़ है कि शैक्षिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। सही बात है, जब वो असहाय महसूस कर रहा है, उसको दिक्कत हो रही है पढ़ने में, तो वो तो शैक्षिक गतिविधियों से अपने आप को अलग तो रखना ही है उसको, ये तो कुछ भी कर लो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी समझ में आती है तो इसका भी एक ट्रिक सुन लीजिए हमसे कि आप देखिए कि 3 क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है तो 3 ऑप्शन पढ़िए। तीनों ऑप्शन आपको ये लगे, अगर तीनों ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको ये लगे कि एक साइड जा रही है और चौथा ऑप्शन अलग साइड जा रहा है, 3 ऑप्शन एक साइड जा रहा है, चौथा ऑप्शन अलग साइड जा रहा है, तब अपने मन से खुद बताइए बाबू, खुद बताइए, अपने मन से बताइए कि आप 3 एक साइड जा रही हैं तो वो कभी सही होंगी, क्योंकि 3 आंसर तो सही नहीं हो सकता, तो एक डिफरेंस है तो वही सही होगा। तो इस तरह से करके भी लॉजिक लगा के क्वेश्चन के आंसर को हम लोग सही करते हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? हमने आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा पिछले सेशन में बहुत बढ़िया से समझाया है, जाकर देख लीजिएगा। बस ट्रिक समझ लीजिए कि जो चीज़ हमें अपने आप की खुशी दे, हमें अपने आंतरिक रूप से खुशी दे, वो हमारा आंतरिक प्रेरणा होगा। अंदर से खुशी के लिए करे, वो कभी किसी बाहरी पर्पज से ना जुड़ा हो, ना वो पुरस्कार पाने के लिए, ना इनाम पाने के लिए, ना प्रशंसा पाने के लिए, ना पैसा पाने के लिए, ना कुछ भी अचीवमेंट के लिए जुड़ा होगा।
अगर वो इस सब चीज़ों से जुड़ा हुआ तब तो बाहरी प्रेरणा, क्योंकि वो बाहरी रूप से मिल रही है ना चीज़ें, नगद इनाम, पुरस्कार और क्या बोलते हैं जो भी चीज़ें, प्रोत्साहन, प्रशंसा, ये सब बाहरी हैं। तो इस रीजन से अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो बाह्य मोटिवेशन, और हम अपने आप की खुशी के लिए, अपने अंदर की खुशी के लिए, अपने अंदर की खुशी के लिए, अपने आप की खुशी के लिए, अपने सार्वभौमिकता के लिए, मानव कल्याण के लिए, अपने रुचि के लिए, अपने पसंद के लिए कोई काम कर रहे हैं ना, वो हमारा इंटरनल मोटिवेशन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आंतरिक अभिप्रेरणा पूछ रहा है। अब आंतरिक अभिप्रेरणा खोज लीजिए, हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, हमने कहा ना प्रशंसा बाह्य हो जाएगा, पुरस्कार जीतना बाह्य हो गया, नगद इनाम बाह्य हो गया, रुचि के कारण सही हो गया। देख रहे हो ना, सही हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका आज का लास्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? अपने मन से बताइए कि इनमें से कौन सा पर्यावरण मतलब सामाजिक कारण कौन सा है, वातावरणीय कौन सा है, एनवायरमेंटल कौन सा है? रवैया, इसका इंग्लिश पढ़ोगे तो दिया एटीट्यूड। एटीट्यूड का मीन्स होता है कि हमें किसी चीज़ को देखिए एटीट्यूड जो आप लोग समझते हो ना, वो एटीट्यूड नहीं होता। जब एटीट्यूड का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, सीधा समझ लीजिए। किसी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, उसको हम एटीट्यूड बोलते हैं। ये नहीं कि वो बहुत वो है, मैं अपने आप को बहुत वो बन रहा है तो ये बड़े एटीट्यूड में हो आप, ये गलत है। साइकोलॉजिकल टर्म में इसको नहीं बोलते हैं। एटीट्यूड का मतलब इसमें ये होता है कि किसी चीज़ की मनोवृत्ति, हिंदी होता है कि किसी चीज़ को देखना और उसके लिए अपना एक नज़रिया देना। बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, सीधा समझ लीजिए। कोई इंसान जा रहा है, उसकी ट्रेन छूट रही है, वो दौड़ रहा है, तो कोई ये बोल देगा वहाँ पे क्या कि वो पकड़ने के लिए ट्रेन दौड़ रहा है, तो कोई कहेगा कि अरे यार बेचारा का थोड़ा सा पहले आ गया होता ना, तो लेट नहीं, थोड़ा सा पहले आ गया होता तो इसको ट्रेन मिल गई होती। ठीक, उसकी नज़रिया ये है कि बेचारा ऐसा। कोई ये कहेगा करे लापरवाह इंसान, इनको पहले आना चाहिए, उसकी नज़रिया उसके लिए कुछ और है। क्या ठीक, किसी और ने कहा कि क्या मतलब कि ट्रेन ही ये हो गई है कि पहले खुली, मतलब अलग अलग तरह के अलग अलग रीजन वहाँ पे लोग देते हैं, तर्क देते हैं, तो उसको मनोवृत्ति कहा जाता है, एटीट्यूड। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला इनमें से कौन सा पर्यावरणीय कारक? अब रवैया तो हर इंसान का अलग अलग अपने अंदर से आ रहा है ना, जब अपने अंदर से, जब इसीलिए हमने इसको इतना एक्सप्लेन किया कि जब वो अंदर से आ रहा है आपका, तो एटीट्यूड आपका इंटरनल हो जाएगा, पर्यावरणीय तो होने से रहा। प्रेरणा भी इंटरनल हो जाएगा, पर्यावरणीय नहीं होगा। व्यक्तित्व लक्षण, ये भी व्यक्तित्व कहाँ से होता है? इंटरनली होता है। एक ही बचा ना, देखिए अब ध्यान दीजिए कि चौथा ऑप्शन विद्यालय है। ये विद्यालय हमेशा वातावरणीय होता है। और अपने मन से बताइए, अगर आपको ये नहीं भी आता तो 3 ऑप्शन देखिए, एक साइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इंटरनली और एक आउटरली। ये लॉजिक लगा कर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। और एक बढ़िया न्यूज़ है आपके लिए कि केवीएस के क्लासेस अब शुरू होने वाले हैं। राज सर खुद कहे हैं कि आप केवीएस का शुरू करिए, किया जाएगा। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी और फ्री और कास्ट शुरू होंगी। एक चवन्नी आपसे नहीं लेंगे, पूरे डेडिकेशन और पूरे मेहनत से, जैसे सीटेट पढ़ाएं इससे भी डबल डेडिकेशन और मेहनत से उसको पढ़ाएंगे। आप लोग जुड़िए और लोगों को जोड़िए और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों को पकड़िए कि यहाँ पे केवीएस क्लास चलेगी। क्योंकि देखिए 10 को पढ़ाएंगे तो भी उतना मेहनत करेंगे, 1000 को पढ़ाएंगे तो भी उतना मेहनत करेंगे, तो थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, बच्चे आते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग कम भी आओगे तो भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप हमको मानते हो कि हम गुरु हैं, गुरु छोड़िए साथी ही मान लेते हो, इसलिए तो हम साथी बोलते हैं कि जय हिंद साथियों, क्योंकि आप साथी हो हमारे। साथियों के साथी का साथ दीजिए, हम आपका साथ दे रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए शुरुआत के साथ। अब आप अपना आंसर सबमिट करिए कि आपका कितना आंसर हुआ, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। और केवीएस के रिलेटेड हमने आपको सारे अपडेट डाल दिए हैं, आप जाकर केवीएस को देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप समझ लीजिए, बूझ लीजिए। और बाकी बच्चे जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, उनको वहाँ तक वो वीडियो को पहुँचा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद।